Hello friends, how are you? Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna and today we are going to discuss European classical literature. In our last class we have already finished Indian classical literature. जैसा कि TGT PGT एग्ज़ाम में सिलेबस में होता है, जिनकी सिलेबस में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है, ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए है। और जिन्होंने अभी तक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को देखेंगे। उसमें मैंने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए हैं। उसमें मैंने बताया है कौन सा वर्क किसका है, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और जिसने वो कर लिया है उसके लिए ये क्लास सेकंड है, जिसमें आज हम करेंगे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। आज की क्लास में हम कंप्लीट नोट डिस्कस करेंगे। इसमें हम राइटर, उनके वर्क बिल्कुल एग्ज़ाम में ओरिएंटेड रखेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही हम करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम कुछ समरी भी करेंगे। इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं ना, उनकी समरी करेंगे, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में उनकी समरी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो, पूरा वर्क पढ़ने बैठेंगे, जैसे होमर का इलियाड और ओडिसी है, अगर पूरा वर्क करने बैठेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको पूरा कवर कर पाएँ। तो मैंने कोशिश की है शॉर्टली तुम्हें एक ओवरऑल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज मौसम ख़राब है ना, तो लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। ओके, शुरू करते हैं। मौसम की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस है। हाँ, तो जैसे स्टार्टिंग करेंगे हम। होमर का इलियाड ओडिसी है। हम पहले इम्पॉर्टेंट वर्क्स और उनके राइटर की लिस्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट समरी करेंगे, सबकी नहीं करेंगे, जो इम्पॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी समरी आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। बहुत ही मेहनत लगी है क्लास को बनाने में। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। ओके, होमर ने क्या क्या लिखा है? इलियाड और ओडिसी। और इसको एसिड भी पढ़ते हैं और आइशिड भी पढ़ते हैं। एच इसमें साइलेंट है। हाइशिड ने लिखा है थियोगोनी, वर्क एंड डेज। उसके बाद साइक्लस ने लिखा है ओरेस्टिया, ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी में क्या होता है? 3 स्टोरी होती हैं, मेनली ये ट्रेजेडीज होती हैं। इसमें 3 स्टोरीज को मिला के ट्रायोलॉजी बनाई जाती है। ट्राई से समझ जाएंगे इसको, ट्रायोलॉजी। एगेमन है और लिबेंशन बेरर है और इमेंडाइज है। एगेमन का नाम आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि एगेमन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये रियल लाइफ कैरेक्टर है, ये किंग है। तो आगे है सोफोक्लेस की ओडिपस रेक्स, एंटीगोन और इलेक्ट्रा। यूरिपाइड्स की है मीडिया, द बचे और इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा यहाँ पे 2 बार आया है, तो पार्ट 1 लिखा है सोफोक्लेस ने और पार्ट 2 लिखा है यूरिपाइड्स ने। और एरिस्टोफेन्स ने लिखा है लाइस्टेस्ट्रा, द क्लाउड, द फ्रॉग। एरिस्टोटल ने पोइटिक्स लिखा है। इसमें जैसे हमारा इंडियन क्लासिक में लिखा था ना, उन्होंने नाट्य शास्त्र में लिखा था पूरा नाटक के बारे में, भरत मुनि ने। उसी तरीके से एरिस्टोटल ने पोइटिक्स के बारे में लिखा है, किस तरीके से पोइम को लिखा जाना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है, सिम्पोजियम लिखा है। जो प्लेटो हैं, इनको पॉलिटिकल साइंस में भी जाना जाता है। इन्होंने उस टाइम पे इतने सालों पहले रिपब्लिक वर्ड, देखो कितनी आगे की सोच रखते हैं ना ये। तो इन्होंने रिपब्लिक जो थ्योरी है, थॉट है, उससे रिलेटेड अपने थॉट्स लिखे हैं। वर्जिल है, इन्होंने वर्क दिए हैं एनेड और गॉर्गियस, इक्लोगियस दिए हैं इन्होंने।
ओविड हैं, इन्होंने मेटामॉर्फोसिस दी है। आर्स अमोर्टिया वर्क इन्हीं का है। हॉरेस ने ओड, सटायर और एआरएस पोइटिका दी है। सीनिका ने फेड्रा, ट्रोडस ये दोनों क्या है, ट्रेजिडी हैं बेसिकली। प्लॉटस ने माइल्स, ग्लोरिसस और मिनेकमी। टेरेंस ने एंड्रिका, एडेल्फोई और सिरस्को ने द ऑरेटोर, द रिपब्लिका। जूलियस सीजर ने लिखा है कमेंट्रीज ऑन द गैलिक वॉर्स। ये बेसिकली क्या है, कमेंट है कौन सी, गैलिक वॉर पे। लिवी ने एप अर्बे कॉन्डिटा ये वर्क दिया है। टैसिटस ने एनेस और हिस्ट्रीज। थाइसिडिस ने हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनियंस वॉर। हेरोडोटस ने हिस्टोरीज और कैटुलस ने पोइम ऑफ लेस्बिया। तो इसमें देखो मोस्टली जो नेम है वो थोड़े से हमें अटपटे से लगेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैं इसको मोस्टली कंपैरिजन करके बता रही हूँ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से, क्योंकि देखो हम इंडिया में रहते हैं तो हम उससे ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो जब ये लिटरेचर लिखा जा रहा था ना, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश नहीं था, इतना ओल्ड इंग्लिश में लिखा जा रहा था। इवन ये जो पुराने वर्क हैं इनको पढ़ पाना भी उतना इजी नहीं है, क्योंकि इस पे लैटिन, ग्रीक, रोमन इन लैंग्वेजेस का इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे शुरुआत से हमारे यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती ना, शुरुआत में हमारी लैंग्वेज संस्कृत थी। तो हमारे जो अर्ली वर्क्स हैं जैसे महाभारत है, रामायण है, वो सब संस्कृत में है। और हमारे लिए जो आज हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं या और कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, उनके लिए उन वर्क को समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसी तरीके से स्टार्टिंग में इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। ओल्ड इंग्लिश भी बाद में आई है। शुरुआत कहाँ से होती है, लैटिन, ग्रीक, रोमन ये लैंग्वेजेस ज़्यादा थी। तो ये जो लिटरेचर है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रीक लिटरेचर और नेक्स्ट है हमारा रोमन लिटरेचर। तो ये पीडीएफ आपको अगर आप कमेंट करेंगे कि पीडीएफ चाहिए तो मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पीडीएफ के लिए। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसमें क्या है कि कुछ लिटरेचर ग्रीक का है और कुछ रोमन का है। जैसा मैंने तुम्हें बता दिया शुरुआत में इंग्लिश नहीं थी, उसके बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड आता है जिसमें हम चौसर वगैरह को पढ़ते हैं, है ना, बियोवुल्फ, सेनेवुल्फ, वो सब उसमें आएंगे। तो ये सेम ही है, ऊपर वाली जो मैंने लिस्ट तुम्हें बताई थी ये वाली लिस्ट मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगी तो आप कमेंट में लिखेंगे मैम पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ी समरी कर लेते हैं ना इनकी। मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी डाले हैं। इसकी समरी करेंगे, पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की, उनके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले होमर का इलियड। तो देखो जो ये इलियड है ना, ये क्या है बेसिकली, मैं पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, फिर ये थोड़ा सा समरी मैंने लिखी है वो पढ़ेंगे। तो इलियड जो है ये ट्रोजन वॉर के टाइम पे लिखा गया था। तो ट्रोजन वॉर का जो सबसे पहला इंसिडेंट हमें मिलता है वो होमर के इलियड से ही मिलता है। उसके बाद बहुत सारे राइटर्स ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा ट्रोजन वॉर के बारे में, पर सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो होमर के इलियड से मिलती है। अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें कि जो ट्रोजन वॉर है क्या हुआ था कि जब ट्रोजन वॉर हुई थी ना, तो ट्रॉय
यूनान के राजा की वाइफ है, जो मैं अभी ऊपर बता रही थी ना, वो किंग है इम्पोर्टेंट, उसकी वाइफ है हेलन, उसको भगा के ले जाता है। तो जब वो उसको ले जाता है, इलोप कर लेता है, तो भाई ये तो उनकी डिग्निटी की बात थी। तो उसके लिए पूरा एक अच्छा लंबा युद्ध होता है, जिसको हिस्ट्री में ट्रोजन वॉर के नाम से जानते हैं। बाद में जो विन करते हैं वो यूनानी ही जीतते हैं इसमें, तो ये याद रखेंगे। तो क्या हुआ है इलियाड में, बेसिकली क्या है ये स्टोरी सेंटर करती है एशिलीज को। एशिलीज एक ट्रोजन वॉर में एक वॉरियर है, बहुत इम्पोर्टेंट वॉरियर है। तो क्या करता है, एगेमन जो राजा होता है ना, जिसकी वाइफ को वो उठा के ले गया था, तो ये एगेमन की तरफ से ही लड़ रहा था एशिलीज। तो क्या होता है कि ये ना इसको डिसऑनर कर देता है, इसका जो वॉर प्राइज होता है उसको ले लेता है। तो इसको लगता है भाई क्या हो रहा है ये, कि वॉर भी हम लड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉरियर है इनके लिए, और जो किंग है वो हमारे प्राइजेस भी हमसे ले रहा है, डिसऑनर कर रहा है। तो ये मना कर देता है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो एशलीज के विड्रॉ करने पे जो हेक्टर है, हेक्टर दूसरी साइड से है, तो वो उनका इम्पोर्टेंट वॉरियर है, उसको लगता है कि अब तो बिल्कुल जो वॉर है उसका डिसीजन हमारी तरफ होगा और हम लगभग वॉर को विन कर जाएंगे। लेकिन तभी क्या होता है, जो हेक्टर है दूसरी तरफ से जो लड़ रहा था ट्रॉय की तरफ से, वो पेट्रोक्लस को मार देता है। तो जब वो पेट्रोक्लस को मारता है, तो ये जो एशिलीज था ये अपने राजा से नाराज होकर ही तो नहीं लड़ रहा था ना युद्ध, तो ये क्या करता है, अपने किंग की जो बात थी, नाराजगी थी, उसको साइड में करता है और अपने दोस्त पेट्रोक्लस के लिए एकदम युद्ध के मैदान में उतर जाता है। और ये हेक्टर को ना सिर्फ मारता है, बल्कि उसको अपने वो काट होती है ना रथ, उससे बांध लेता है, पूरे में घसीटता है, उसको बड़ी बुरी वाली मौत देता है। तो हेक्टर भी एक अच्छा वॉरियर था। तो ये ट्रोजन वॉर कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, दोनों साइड उसको थोड़ा सा कहते हैं ना रेस्ट इन पीस वो कर गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा शोक मनाते हैं दोनों साइड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वॉरियर था। उसके बाद ये फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये ही सारी स्टोरी होमर ने किस में लिखी है, इलियाड में लिखी है। मेन पैटागोनिस्ट कौन है, एशिलीज है। किससे नाराज हुआ था, एगेमन से नाराज हुआ था, एगेमन की तरफ से ही वो फाइट कर रहा था, एगेमन से नाराज होकर उसने फाइट करने से मना कर दिया था। तो कैसे वो फिर अपने फ्रेंड पेट्रोक्लस की मौत पे हेक्टर से बदला लेता है, तो कैसे उसको मारता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई हैं। तो प्रोबिंग प्राइड है, ऑनर है, फेट है, कॉस्ट ऑफ वॉर है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है होमर का ओडिसी। ओडिसी के ऊपर तो एक मूवी भी आ रही है। तो ओडिसी में क्या है, जब ट्रोजन वॉर खत्म हो जाती है, तो इसी में एक और वॉरियर था, कई सारे वॉरियर लड़ रहे थे। तो ओडिसस नाम से एक वॉरियर है जो इसका पैटागोनिस्ट है, इसका मेन हीरो है ओडिसी का, ओडिसियस। तो ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद जब वो अपने देश वापस जा रहा था, तो उसको रास्ते में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि इथाका पहुंचने वाला होता है। जब इथाका वो जगह है जहां उसको जाना है, आउटविटिंग द साइक्लोप्स, साइरन्स, सर्कल वाइल पैसेडॉन्स थवार्ड्स हिम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको मिलती हैं। ये साइरन्स जिनको हम इंडियन कहते हैं ना, वो क्या होते हैं वो, अच्छा लावा, तो उनको ही साइरन्स बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं, तो कैसे वो इन सबसे निपट के वहाँ पहुँचता है, ये सारी स्टोरी इसमें है। और वहाँ दूसरी तरफ अलग ही सिचुएशन चल रही होती है, उसकी जो वाइफ है और बेटा है उनके लिए अलग प्रॉब्लम है। उनको लग रहा है कि वो 10 साल तक वापस नहीं आया, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। तो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई इनके लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे सूटर्स आ रहे थे, मतलब वो शादी करके राजा बनने की कोशिश करते हैं। लास्ट में जब ये पहुँचता है, तो इसकी क्लेवरनेस, इसकी वाइफ की लॉयल्टी और प्रिजर्वेंस, ये सारी चीज़ें इसमें
दिखाई गई हैं। तो ये दो क्लियर है ना। इलियाड में तो एशलीज का दिखाया है कि कैसे वो अपने फ्रेंड का बदला लेता है, और ओडिसी में ओडिशियस का दिखाया है। ठीक है। अब हैशड ने लिखा है थियोगोनी। तो इसमें क्या है, ये एक मिथ है, ठीक है, जो geologically of the cosmos from chaos areas, earth and sky. Titan are born, Cronus overthrows Uranus, and finally Zeus defeat Coronus and the Titans of the establish of Olympian order, explaining divine origin and cosmic hierarchy. बेसिकली क्या है, अर्थ कैसे बनी है, उसका एक रिलीजियस फॉर्म इन्होंने बताया है। देखो, जो हमारे हिंदू ग्रंथ होते हैं, जो मुस्लिम है उनके अपने ग्रंथ होंगे, जो भी वो उनको बोलते हैं। तो ऐसे ही ये जो लैटिन्स थे या रोमन्स थे, ये अपने गॉड में विश्वास रखते थे, जो भी गॉड कहेंगे, भगवान कहेंगे, जिसमें भी ये विश्वास रखते थे। तो ये मानते हैं कि उन्होंने कैसे इस पूरी अर्थ को क्रिएट किया, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आता है ऑडिपस। किंग ऑडिपस वो टू फाइंड थेबल्स डिफेलर ओनली टू डिस्कवर himself unknowingly killed his father and married his mother। तो एक ना ये स्टोरी फेमस है सैफोक्लीज की, ऑडिपस रेक्स। ये अननोइंगली अपने फादर का मर्डर कर देता है और मैरिड हिज मदर, अपनी मदर से शादी कर लेता है। तो वही सारी हैं। पहले तो ये बहुत अच्छा किंग होता है, ये डिसाइड करता है कि ये अपनी पूरी जो ऑडियंस है, जो किंगडम है, उसको बिल्कुल हैप्पी रखेगा, उसको डिस्कवर करेगा। यही सारी चीज़ें हैं इसमें। सेल्फ नॉलेज, ट्रेजिक एरर, हिमार्शिया को दिखाया गया। बेसिकली हिमार्शिया होता है ना, ट्रेजिक फॉल होता है एक हीरो का, वो इस स्टोरी में दिखाया है ऑडिपस रेक्स में। किसमें? ऑडिपस रेक्स में। सोफोक्लिस ने इसको लिखा है। सोफोक्लिस ने ही एंटीगोन लिखा है। एंटीगोन और ऑडिपस दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इसको कनेक्ट करके देखा जा सकता है। जो एंटीगोन है ना, ये ऑडिपस की ही बेटी है। तो जब सिविल वॉर खत्म हो जाती है, ऑडिपस को मार के उसका अंकल गद्दी पे बैठता है, तो वो कहता है कि पॉलिनियस को उसके जो रिचुअल्स होते हैं, बुरियल होते हैं, मतलब डेथ के बाद उसको अंतिम संस्कार करने का जो भी होता है, वो उनसे मना कर देता है। वो कह देता है कोई इसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। तो एंटीगोन जो उसकी सिस्टर होती है पॉलिनियस की, वो राजा की जो ऑनर है उसके खिलाफ जाती है, उसके लॉ के खिलाफ जाती है और अपने भाई का पूरा अच्छे से अंतिम संस्कार करती है। तो इस पूरी स्टोरी में फैमिली डिस्ट्रॉयशन है, मेकिंग द ट्रेजेडी ए स्टार्क क्लैश बिटवीन स्टेट लॉ एंड मॉरल ड्यूटी। देखो, मॉरल ड्यूटी तो उसकी थी कि उसका फादर नहीं है, अंकल को क्या चाहिए था कि वो उसको अच्छे से आफ्टर डेथ उसका जो भी होता है वो संस्कार करे, लेकिन वो नहीं करता। तो उसकी बहन जो है वो स्टेट लॉ और मॉरल ड्यूटी के डिलेमा में से किसको चूज करती है? मॉरल ड्यूटी को, और उसको लास्ट में एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट स्टोरी है यूरिपाइड्स की मीडिया। ये स्टोरी एकदम शॉकिंग टाइप की स्टोरी है। इसमें ना एक लेडी है मीडिया, वो जेलेसी में, रेज में एक कहते हैं ना लिमिट क्रॉस कर देती है। उसका हस्बैंड है जेसन, वो मीडिया से शादी करता है और फिर उसको धोखा देता है। वो एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए लालच के चक्कर में मीडिया को धोखा दे दिया, तो बिट्रे कर दिया उसने उसको। मीडिया सेंड अ पॉइजन्ड गिफ्ट दैट किल द ब्राइड एंड किंग, और फिर उसने पॉइजन गिफ्ट भेजा जिसने ब्राइड और किंग दोनों को मार दिया।
reject and murder her own children to wound Jason forever. और फिर वो अपने खुद के बच्चों को मार देती है ताकि जेसन को जिंदगी भर एक घाव दे सके। मतलब वो जेलेसी में इस हद तक निकल जाती है। उसके हस्बैंड ने उसको बिट्रे किया था तो उसने खुद के ही बच्चों को मार दिया ताकि उसको सबक सिखा सके। तो ये जो स्टोरी है एक हाई लेवल ऑफ जेलेसी को दिखा रही है। इसमें बहुत सारी चीजें करती है वो रेज में, गुस्से में। Euripides the Bacchae. Dionysus punish Thebes for denying his divinity. King Pathamus mocked the gods, spies on the Bacchae. ये वो वाली स्टोरी जैसा है कुछ कुछ, जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली स्टोरी थी ना। वो राजा जो है पैंथियस, वो खुद को ही भगवान समझने लगता है। वो ये कहता है कि भाई